हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो आज का हमारा पेपर 2 का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है एंड उस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन डीलिंग विद ग्लोबल चैलेंजेस। तो थोड़े बहुत एकदम स्टैटिक टॉपिक से थोड़ा सा डिफर हो करके भी एक आध टॉपिक दिख जाता है इससे में। तो इस वजह से इस टॉपिक को पिक किया है कि ये बिल्कुल एक किसी सब्जेक्ट वाइज या किसी एक टॉपिक जीएस के टॉपिक पे नहीं है। थोड़ा सा आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ को जानने की कोशिश है इस टॉपिक के थ्रू। ठीक है। ऐसे टॉपिक जनरली अगर आप लिखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ देते हैं तो इसमें मार्क्स आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं रादर देन स्टैटिक टॉपिक्स, क्योंकि उसमें क्या है ना कि इनोवेशन का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस वजह से जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि ग्लोबल चैलेंजेस से डील करने में, जो दुनिया भर में चैलेंजेस अभी हैं उससे डील करने में इंडियन सिविलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि ग्लोबल चैलेंजेस अलग अलग से कौन कौन से हैं, अलग अलग चैलेंजेस के बारे में हम देखेंगे, और फिर देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन चैलेंजेस को सॉल्व करने का या इन चैलेंजेस से डील करने का हमें स्कोप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन है इंडियन सिविलाइजेशन की। आप बताएंगे कि सबसे पुराना सिविलाइजेशन में से एक है, बहुत रिच है, कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअल हेरिटेज, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज बहुत रिच है। कुछ एग्जांपल देकर के भी आप शुरू कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक, या कैसे भी करके आप शुरू कर सकते हो और बता सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, सो दैट इज़ वेरी रिच, दैट इज़ वेरी सुपीरियर, इट इज़ वेरी ओपन, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इसने कहीं ना कहीं एक स्कोप दिया है, दैट टाइमलेसनेस है इसमें। टाइमलेसनेस का मतलब क्या होता है कि देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन हज़ारों लाखों साल पुराना है, कोई डेट नहीं इसको दिया जा सकता है कि कितना साल पुराना है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन इतना पुराना होने के बावजूद हम अगर बात कर रहे हैं कि आज के चैलेंजेस को भी सॉल्व करने में या डील करने में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब है कि इस समय दी गई जो भी इसकी कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो टाइमलेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर समय में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। इट इज़ लाइक कि ये टाइमलेस है। ऐसा आज का प्रॉब्लम हो, आज से कुछ साल पहले का प्रॉब्लम हो, आज से आने वाले फ्यूचर का प्रॉब्लम हो, इंडियन सिविलाइजेशन की एक क्वालिटी है कि वो हर समय के प्रॉब्लम का सल्यूशन रखता है अपने पास। ये इस सिविलाइजेशन को ग्रेट बनाता है, दिस टाइमलेसनेस। ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। दूसरा क्या है कि ये कहीं ना कहीं स्पेस से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन सिविलाइजेशन की जो बातें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स है, जो इथोस है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही एप्लीकेबल होंगे, इंडियंस के लाइफस्टाइल पे ही एप्लीकेबल होंगे। नहीं, ये इतने यूनिवर्सल हैं, दे आर सो यूनिवर्सल दैट दुनिया के आप किसी भी कोने में हैं और अगर आप इसकी दी गई प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन। ठीक है। तो अब हम ये थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब हम देखेंगे ग्लोबल चैलेंजेस कौन कौन से हैं और फिर उसमें हम देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन। सबसे पहला ग्लोबल चैलेंज हम जिसकी बात करेंगे वो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब आप जानते हैं कि दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। क्लाइमेट चेंज सबसे मेजर प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो ये एक अगर हम मानते हैं कि ये ग्लोबल चैलेंज है, तो इंडियन सिविलाइजेशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको हेल्प कर सकती हैं। जब आप ये एस्से लिखेंगे तो पहले आप इंट्रोडक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंस लिखेंगे और फिर आप पैराग्राफ वाइज आप प्रॉब्लम्स की बात करते जाएंगे। पहला आप हेडिंग नहीं डालेंगे, वो पॉइंट्स वाइज नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ में लिखेंगे, बट आप अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में एक पैराग्राफ में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप बताएंगे उसके प्रॉब्लम के बारे में। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो अगर आप एक पैराग्राफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, जो दूसरा पैराग्राफ आप शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है इन्वायरमेंट का, या कोई सा भी प्रॉब्लम क्या, और फिर आप सडनली उसी पैराग्राफ में शुरू करते हुए आप इंडियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कैसे हेल्प कर रहा है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। फिर दूसरे पैराग्राफ में प्रॉब्लम 2 होगा और उसका सोल्यूशन इंडियन सिविलाइजेशन से, तीसरा पैराग्राफ में प्रॉब्लम 3 होगा, तो ऐसे। ठीक है। तो अब देखिए प्रिंसिपल्स एंड अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में अब देखिए नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहीं ना कहीं ये भी बताता है, जो अहिंसा का प्रिंसिपल है इंडियन सिविलाइजेशन में, वो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि एक हार्मनी एग्जिस्ट करनी चाहिए लिविंग बींग्स के बीच में और लिविंग बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में। इसके ये कितना ये चीज़ बताता है ना कि आप बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप के एक पार्ट बनेंगे। योग, आयुर्वेदा, ये क्या बताता है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो सस्टेनेबिलिटी है
वो बड़ा कोर कंसेप्ट है इंडियन सिविलाइजेशन का। और यही सस्टेनेबिलिटी जो कोर कंसेप्ट है वो कहाँ दिखता है? आपको अहिंसा में दिखता है, आपको योगा में दिखता है, आपको आयुर्वेदा में दिखता है। तो जब ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ये सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल्स, तो कहीं ना कहीं यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आज के दिन में दुनिया भर में हम कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, चिपको मूवमेंट, आपको यार 1970s में उत्तराखंड में जो है सो लोगों ने ट्रीज को हग करके डिफॉरेस्टेशन से बचाया था, और आज के दिन में हम अलग अलग पॉलिसीज ला रहे हैं ग्लोबल लेवल पे डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए। तो ये तो इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है कि हम मानते हैं कि दे बोथ, हम लिविंग बीइंग है, हम ट्री वर्शिप करते हैं। आपने सुना होगा सेक्रेड ग्रूव्स का नाम। सेक्रेड ग्रूव्स वो एरियाज ऑफ वेजिटेशन है जिसको लोग पूजा करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन तो ये बताता है, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा द रिवर है, उसमें इतने पोल्यूशन और इतनी चीजें बढ़ रही हैं आज के दिन में, बट वी आर द कम्युनिटी, वी आर द सिविलाइजेशन विच वर्शिप गंगा, वी कॉल इट गंगा माँ। सो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसमें इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हो गए, कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, राइट। फिर हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दुनिया में आप देख रहे हैं रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या है? गांधीयन फिलोसफी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह। अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल इशू भी है, इंडिया में भी पॉलिटिकल इशू था, इंडिया में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, बट हमने उस पॉलिटिकल इशू को वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट बना करके नहीं करा। हमने क्या करा? हमने नॉन वायलेंट सत्याग्रह करा, हमने रेजिस्ट किया, हमने सिविल डिसोबीडियंस करा, बट हमने आर्म्स नहीं उठाए। सर्वोदय का प्रिंसिपल इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत इंटैक्ट है, जिसमें हम यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। किसी भी कास्ट, रिलीजन, इनके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट करने की बात नहीं करते हैं, हम सर्वोदय की बात करते हैं कि सबका भला हो। गांधी जी कहते थे ना, सर्व धर्म संभव। तो ये क्या है? ये सेक्युलरिज्म का इंडिया का प्रिंसिपल है कि सब धर्म बराबर एक है, सबका जो पाथ है, एवरी रिलीजन लीड्स टू अ कॉमन गोल। पाथ डिफरेंट है बट अल्टीमेटली कॉमन गोल है। ये इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। आज के दिन में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है? वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। वो क्या है? वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि एवरी सिविलाइजेशन इज प्रोजेक्टिंग इट्स टू बी द बेटर देन द अदर, एंड दे फील कि द अदर सिविलाइजेशन शुड ईदर एक्सेप्ट देयर सिविलाइजेशन एज सुपीरियर और शुड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। बट इंडियन सिविलाइजेशन किसकी बात करता है? सर्वोदय की, कि नहीं भाई कोई क्लैश नहीं है, वी ऑल आर इक्वल एंड हम सब अल्टीमेटली एक कॉमन पाथ की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी इसी का एक प्रिंसिपल था, जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस की हमने बात करी थी। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं, पीस इंश्योर करने के जो मिशन है, उसमें इंडियन जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। हमारे सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं वहाँ पे जवान, हम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें, क्योंकि हम पीस मानते हैं। हमारा सिविलाइजेशनल एथोस है कि हम पीस में मानते हैं। सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी के केसेस, हंगर, मेल न्यूट्रिशन, ये सब प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस नहीं है। बट इंडियन सिविलाइजेशन वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो पूरे दुनिया को एक परिवार मानती है। और परिवार का मतलब क्या होता है? कि सबका वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में यू डू नॉट लीव अदर्स असाइड, अपने उसके हाल पे आप नहीं छोड़ते हैं, यू टेक केयर ऑफ द वीकर मेंबर। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल जस्टिस ना। फैमिली में क्या होता है कि जो वीकर मेंबर होता है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम वसुधैव कुटुंबकम फॉलो करेंगे और पूरी दुनिया को मानेंगे कि एक फैमिली है, तो इसमें जो सबसे वीकर सेक्शन है, जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, हंगर से जूझ रहे हैं, मेल नरिशमेंट से जूझ रहे हैं, जो माइग्रेटरी लोग हैं, हम उन लोगों को क्या मानेंगे? हम उन लोगों को सबसे वीक मानेंगे। और सिंस ये एक परिवार है तो हम उनकी वेलफेयर की बात करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन धर्म की बात है। धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज ड्यूटी। दीज आर द एब्सोल्यूट ड्यूटी। अब एब्सोल्यूट ड्यूटी जो होती है ना, वो ह्यूमन बीइंग की एब्सोल्यूट ड्यूटी में एक जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस को कितना इंपॉर्टेंस मिला हुआ है आप देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स हो या फिर डीपीएसपीज हो, ये सब में क्या है? सोशल जस्टिस कोर पे है। पंचायती राज सिस्टम, हमने पंचायती राज सिस्टम बनाया, इसमें हमने वुमेन के लिए सीट रिजर्वेशन करी, हमने साथ साथ में अपना SC STs के लिए करी हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वुमेन, SC STs, दे आर व्हाट? दे आर द वीकर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। तो हमें इनको एम्पावर करना पड़ेगा। हम एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी में मानते हैं। व्हाट इज एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी? एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का मतलब होता है रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट। सो ये चीज़ें हैं। और प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी की भी बात है। इकोनॉमिक डाउन टर्न चलता ही रहता है दुनिया में, कभी
वॉर्स की वजह से या कभी किसी चीज़ की वजह से। बट इंडियन सिविलाइजेशन स्वदेशी मूवमेंट की बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करने की बात करता है, सो दैट क्या है, सेल्फ रिलायंस है, राइट। आईटी सेक्टर इंडिया का हो या माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव हो, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एमएसएमई को प्रमोट करना, स्टार्टअप इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें हम SC STs एग्रीकल्चर इन सब सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन ग्रो। तो ये सब चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक रेजिलियंस का एग्जांपल देती हैं। आत्मनिर्भर भारत में हमने क्या इसी चीज़ की बात करी थी, हेल्थ केयर एंड वेलबींग। हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के दिन में। दुनिया में क्या पैंडेमिक्स बहुत मेजर चीज़ हो रही है। पैंडेमिक इज़ अ थिंग जिससे दुनिया जूझती है, एपिडेमिक्स कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स, बहुत अफ्रीकन नेशन में आप सुनेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मलेरिया, एबोला, ये सब बहुत मेजर कंसर्न है। तो हेल्थ केयर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन सिविलाइजेशन आयुर्वेदा की बात करता है, योगा की बात करता है। ये आज से नहीं, कब से बात कर रहा है। ये पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स आज की दिक्कत है, हम योगा और आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं कब से, राइट। सो सिंस ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, तो अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, हमारे इंडिया का इनिशिएटिव है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो इंटरनेशनलाइज हुआ है 21 जून। आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल। हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भी बात करी थी, कहीं ना कहीं यही इंडियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है ये सब कंसेप्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, हमें लगता है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन हैं वो साइंटिफिक नहीं थी। अगर हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन की आप पढ़ाई करें तो आपको पता लगेगा कि शायद उससे ज़्यादा साइंटिफिक आज भी नहीं है हम। आप उसमें से नाम ले लें, मतलब अगर आप बात करें गुप्ता टाइम पे जो नवरत्न होते थे, उनमें ऐसे ऐसे दिग्गज थे, ऐसे ऐसे साइंटिफिक एडवेंचर्स उस समय हुए थे जो आज के दिन में भी शॉक करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में कैसे इतनी डेवलपमेंट हो गई, राइट। आर्यभट्ट हों, रामानुजा जी हों, वराहमीर जी हों, कालिदास जी हों, सुश्रुत आपने नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर और टेक्नोलॉजिकल टेम्पर जो है वो बहुत हाई है, जिसका आज के दिन में और उस समय का जो साइंटिफिक टेम्पर है दैट इज़ वेरी सस्टेनेबल, दैट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, राइट। इसरो का आज के दिन में जो भी मिशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस। इंडिया का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हम करते हैं, एंशिएंट स्टेप वॉल्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा। कल्चरल डिप्लोमेसी की भी बात की जाती है कि सॉफ्ट पावर जो होता है, सॉफ्ट पावर मतलब आपका लैंग्वेज, आपका कल्चर, आपका सिविलाइजेशन, इसको एज अ डिप्लोमेसी बनाना और कंट्रीज़ के बीच में इससे रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, कहीं ना कहीं ये कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट है। इंडिया हमेशा से, आपने सुना होगा एंशियंट टाइम से लेकर के आज में, इंडिया और अदर कंट्रीज़ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन और अदर कंट्रीज़ में ट्रेड होता था। हम वॉर का आपको इंस्टेंसेस नहीं मिलेगा लेकिन ट्रेड का मिलेगा। यहाँ से गिफ्ट्स का कल्चर था कि हम यहाँ से गिफ्ट्स देते थे। गिफ्ट्स देने से क्या होता है कि यहाँ का कल्चर आप भेज रहे हैं वहाँ पे, दे आर एक्सेप्टिंग योर कल्चर, दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कल्चरल हेरिटेज, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड अदर थिंग्स। तो सॉफ्ट पावर जो आज के दिन में बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिप्लोमेसी का, वो कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन से ओरिजिनेट होता है। तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ये आपसे, अगर आप 7 प्रॉब्लम्स इसमें दिए, आप कुछ और भी सोच सकते हैं, आप इसको अलग अलग पैराग्राफ में करके। अब आपको पता होगा दिवाली जो है, तो यूएस के किसी एक स्टेट में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द स्टेट, वहाँ पे दिवाली के लिए हॉलीडे डिक्लेयर किया है उन्होंने। आप जिनको भी स्टेट का नाम पता है, वो यूएस के कौन से स्टेट में हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है दिवाली पे, इसका नाम आप ये करें, कमेंट्स में बताएं। तो अब ये जो किया गया, ये क्यों किया गया, क्योंकि इंडिया ने अपना जो ये सेलिब्रेशन है दिवाली का, ये इतने अच्छे से प्रोजेक्ट किया है ग्लोबली कि दिस हैज बिकम अ सॉफ्ट पावर। वहाँ की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हुई है दैट दे आर रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल एंड दे आर रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल एंड डिक्लेयरिंग इट एज हॉलीडे। इंडियन डायस्पोरा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखते होंगे क्रिकेट मैच हो जाए या हमारे लीडर्स के विजिट हो जाए, आप देखते होंगे कि हमारा डायस्पोरा कितना स्ट्रांग है कहीं भी दुनिया में। ये क्या है, ये एक हमने वन फैमिली माना है ना, हमने तो वन फैमिली माना है।
अब हम एक फैमिली में कभी यहाँ है कभी वहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के दिन में, इतने वॉर्स हो रहे हैं दुनिया में, और सॉफ्ट पावर अगर रहा जाएगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक थोड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें आप इनोवेशन दिखा सकते हैं, जितना एग्जाम्पल आप यूज़ करेंगे उसमें उतना अच्छा इनोवेशन और इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें, और फिर कंक्लूजन में वही कि इंडियन सिविलाइजेशन बहुत रिच है, बहुत मॉडर्न है, कुछ चैलेंजेस भी उसमें आते हैं। हाउएवर जो इंडियन सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को ओवर पावर कर जाती है, और हम एक मोर इक्विटेबल और पीसफुल वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं। बस यही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।